स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। हमारे पास जो स्टेटमेंट है इस प्रॉब्लम की वो कुछ इस तरह है कि आप इन दिस फिगर गिवन बिलो अ लालटेन वेट्स 100 न्यूटन इज हंग बाय 2 वायर्स, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स। अब जिस तरह से आपको यहाँ नजर आ रहा है कि हमने एक जो लालटेन है जिससे हमें लाइट मिलती है स्टूडेंट्स, उसको हमने जो है वो हैंग किया है और उसका जो वेट है लालटेन का वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास इस केस में 100 न्यूटन है। अब मैं यहाँ उस चीज को ड्रॉ भी करती हूँ कि हमारे पास जो वेट है वो स्टूडेंट हमेशा सेंटर पॉइंट से जो है वो नीचे की तरफ यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ जो है वो जो है डाउनवर्ड एक्ट करता है। और W जो है क्योंकि वेट से डिनोट करते हैं हम W से, और वो हमारे पास इस केस में हमारे पास कितना है 100 न्यूटन्स का है। ठीक है, अब आपने इसको इस पॉइंट से यानी कि इसके सेंटर से जो है दो स्ट्रिंग्स के जरिए जो है वो अटैच किया, और ये जो दो स्ट्रिंग्स है स्टूडेंट्स ये इक्वल लेंथ के हैं और जिस एंगल पे ये मतलब कि रखे गए हैं यानी कि थीटा जो है वो हमें गिवन है कि वो हमारे पास 40 डिग्री है। ठीक है, 40 डिग्री जो है वो एंगल है जिस एंगल पे जो है ये मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब कि हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो हमारे पास लाइन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो ये एंगल बना रहे हैं स्ट्रिंग्स वो हमारे पास कितना है 40 डिग्री है। थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री। अच्छा, अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि अगर मैं इस जो खिंचाव है जिसे हम क्या कहते हैं टेंशन कहते हैं, अगर मैं इन स्ट्रिंग्स में जो है वो टेंशन देखूं तो अगर मैं देखूं कि मैं ये T1 से मैं डिनोट कर देती हूँ और इसको मैं T2 से डिनोट कर देती हूँ, यानी कि दो स्ट्रिंग्स के अंदर जो हमारे पास टेंशन है T1 और T2 ये हमने स्टूडेंट्स फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ हम डाटा लिख लेते हैं कि जो डाटा हमें गिवन है वो हमारे पास ये है कि थीटा जो है जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहे हैं हमारे स्ट्रिंग्स वो 40 डिग्री है, और वेट जो है वेट ऑफ द लालटेन जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास 100 न्यूटन है। और फिर उसके बाद हमें स्ट्रिंग्स के अंदर जो टेंशन है यानी कि खिंचाव है वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, T1 और T2। अब क्योंकि हम जानते हैं कि स्टूडेंट्स हमारे पास जो रिएक्शन फोर्सेस होती हैं वेट के ऑपोजिट जो एक्ट कर रही होती हैं वो टेंशन होती है, यानी कि अगर आपने वेट को किसी भी स्ट्रिंग के साथ किसी रोप के साथ अटैच किया तो उसके अंदर जो खिंचाव उस वेट की वजह से होगा वो हमारे पास टेंशन कहलाएगा। और बिल्कुल इसी तरह यहाँ भी आपने वही टेंशन जो है वो उसको कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं यानी कि जो सोल्यूशन की तरफ हम आते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग जो है वो रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर्स पे आएंगे। रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर्स जैसा कि हमने पढ़ा था कि हमारे लिए जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत आसान करने के लिए हम उसको रिजॉल्व कर देते हैं कंपोनेंट्स में, उसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स में। अब जिस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर हैं जो कि एक एंगल पे रखे गए हैं। अगर मैं इस T1 वेक्टर को रिजॉल्व करूं इसके एक्स और वाई कंपोनेंट में तो हमारे पास इसका जो एक्स कंपोनेंट है स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरह से बनेगा कि ये हमारे पास अगर एक्स कंपोनेंट उसका जिसे मैं कहती हूँ कि ये मेरे पास T1 कॉज ऑफ थीटा है। ठीक है, T1 कॉज ऑफ थीटा अगर मेरे पास इस डायरेक्शन में है स्टूडेंट्स तो मैं इसकी जो हेड है इसकी जो टेल है उसके साथ वाई वेक्टर का जो है यानी कि वाई कंपोनेंट, ये जो मेरे पास वाई कंपोनेंट है इसका मैं हेड ज्वाइन करूंगी। ठीक है, तो मेरे पास ये जो वेक्टर जो कि मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में शो किया है ये हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स T1 साइन ऑफ थीटा। ठीक है, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ कि ये मेरे पास क्या है T1 साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब इसको हम जो है मैं इसको एरो हेड के जरिए यहाँ लिखने जा रही हूँ कि ये मेरे पास T1 साइन ऑफ थीटा के बराबर है। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरह मैं जो है स्टूडेंट्स ये मैंने T1 कंपोनेंट जो T1 वेक्टर है उसको मैंने रिजॉल्व कर लिया है इसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स में। अब आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये अगर मेरे पास इसका वाई कंपोनेंट है और ये मेरे पास इसका एक्स कंपोनेंट, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो T1 बन रहा है इस केस में। बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए स्टूडेंट्स मैं जो है T2 वेक्टर को भी इसके एक्स और वाई कंपोनेंट में रिजॉल्व करूंगी। अगर मेरे पास जो एक्स कंपोनेंट है T2 वेक्टर का वो मेरे पास ये बन रहा है T2 इंटू कॉज ऑफ थीटा, और मेरे पास ये जो वेक्टर है इसी तरह मेरे पास ये वाला जो कंपोनेंट आएगा जो कि अपर डायरेक्शन में शो किया जा रहा है ये मेरे पास किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स, यानी कि बिल्कुल इसी लाइन के ऊपर वो कोइंसाइड कर रहा है, और ये मेरे पास है स्टूडेंट्स T2 इंटू साइन ऑफ थीटा।
ठीक है। और ये हमारे पास उसका रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा जो कि हमारे पास T2 के बराबर आएगा। यानी कि आपने एक वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल ज्वाइन की और फिर हमारे पास ये रिजल्टेंट वेक्टर बन गया। तो इस तरह हमने जो है T1 और T दोनों को जो है रिजॉल्व कर लिया इनके x और y कंपोनेंट्स में। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसकी अब कंपोनेंट्स तो हमने इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स अकॉर्डिंग टू हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो हमने पढ़ रखी है उसके मुताबिक हम देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से जो है जो x कंपोनेंट मतलब कि हमारे पास जो फोर्सेस जो कि x डायरेक्शन में एक्ट करती हैं यानी कि उनका सम हमारे पास किसके बराबर होगा, समेशन f ऑफ x जो है वो हमने पढ़ा है कि वो 0 के बराबर होना चाहिए और समेशन f ऑफ y जो है वो भी हमारे पास 0 के बराबर होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम x कंपोनेंट्स में देखते हैं कि हमारे पास इनका जो समेशन है वो किसके बराबर आता है। अब x कंपोनेंट x डायरेक्शन में अगर आप देखें स्टूडेंट्स, यानी कि ये मेरे पास अगर x एक्सिस है और ये मेरे पास स्टूडेंट्स y एक्सिस है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएंगे, तो अगर मैं x एक्सिस में देखूं तो मेरे पास कौन कौन सी फोर्सेज आ जाती हैं। अब x एक्सिस में मेरे पास कौन सी फोर्सेज आ रही है, सबसे पहले जो मुझे फोर्स नजर आ रही है यानी कि इसके अंदर मैं वैल्यूज पुट करने जा रही हूँ स्टूडेंट्स T1 cos ऑफ थीटा, ठीक है, और प्लस मेरे पास आ जाएगा T2 cos ऑफ थीटा। अब T2 cos ऑफ थीटा स्टूडेंट्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि मैंने आपको जिस तरह से हमने पढ़ा था कि हमारे पास x एक्सिस ये अगर मेरे पास पॉजिटिव x एक्सिस है तो इसके ऑपोजिट ओरिजिन के जो दूसरी साइड होगी वो नेगेटिव x एक्सिस होगा, और इसी तरह ये मेरे पास पॉजिटिव y एक्सिस होगा और ये मेरे पास नेगेटिव y एक्सिस होगा। तो जो फोर्स या फिर जो वेक्टर हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आएगा स्टूडेंट्स हम उसके साथ पॉजिटिव साइन लगाएंगे, लेकिन जो नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आएगा हम उसका नेगेटिव साइन लगाएंगे, और यही केस जो है वो हम वाई एक्सिस के साथ भी ही करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि जो T2 cos ऑफ थीटा है स्टूडेंट्स वो हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस वजह से मैं उसका नेगेटिव साइन लगाने लगी हूँ T2 इंटू cos ऑफ थीटा, ठीक है, और ये हमारे पास 0 के बराबर आएगा क्योंकि हम जानते हैं कि सम ऑफ फोर्सेज ऑल फोर्सेज एक्टिंग इन द एक्स डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो फिर मैंने ये चीज ये वाली लाइन लिख दी। अब हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास T1 और T2 जो है वो एक से इक्वल लेंथ के वेक्टर्स है हमारे पास, और उनका जिस एंगल पे वो एक्ट कर रहे हैं वो भी एंगल हमारे पास सेम है, यानी कि आप देख सकते हैं दोनों जो है वो 40 डिग्री पे रखे गए हैं और उनकी लेंथ सेम है, जिससे मैं ये कंक्लूड कर सकती हूँ कि मेरे पास T1 जो है वो T2 के बराबर है, यानी कि बिल्कुल सेम जो है वो वेक्टर्स हैं, सेम फोर्सेस हैं ये हमारे पास। तो इस वजह से T1 जब मैं T2 के बराबर करती हूँ स्टूडेंट्स तो मेरे पास T1 cos ऑफ थीटा, या फिर आप इसको सिर्फ T भी लिख सकते हैं, यानी कि T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T, आपने उसको एक कॉमन से रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ जो है आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स के हमारे पास जो T cos ऑफ थीटा है वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, वो हमारे पास बराबर आ जाएगा T1 जो है वो भी T के बराबर आ जाएगा और T2 भी हमारे पास T के बराबर आ जाएगा। T cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0, और थीटा की वैल्यू जो है 40 डिग्री है, तो ये दोनों वैल्यूज कैंसिल अप हो जाएंगे और 0 जो है वो 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये हमने पहली देख ली, और अब समेशन एफ ऑफ वाई देखते हैं स्टूडेंट्स। हम समेशन एफ ऑफ वाई जो है उस केस में, यानी कि अब मैं समेशन एफ ऑफ वाई में वैल्यूज पुट करने जा रही हूँ, ठीक है। अब समेशन एफ ऑफ वाई में अगर आप देखें तो हमारे पास अगेन उसी तरह दो फोर्सेज है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में कर रही हैं, जो कि एक हमारे पास T1 साइन ऑफ थीटा है और दूसरी हमारे पास T2 साइन ऑफ थीटा है, ठीक है। इन दोनों फोर्सेज अपवर्ड डायरेक्शन में कर रही हैं और एक फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर रही है जो कि वेट ऑफ द लालटेन है, ठीक है। अब अगर हम इसमें मैं वैल्यूज पुट करूं तो मेरे पास क्या आता है T1 साइन ऑफ थीटा प्लस T2 साइन ऑफ थीटा, ये दोनों फोर्सेस वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, इस वजह से मैंने उनके साथ पॉजिटिव साइन डाला है, और मैं नेगेटिव साइन डालूंगी W के साथ जो कि वेट ऑफ द हमारे पास जो लालटेन है उसकी वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है, इस वजह से मैंने उसका नेगेटिव साइन डाल दिया। अब T1 जो है वो T2 के बराबर है और इस वजह से मैं यहाँ इसकी जगह मैं T भी लिख सकती हूँ, तो मेरे पास T साइन ऑफ थीटा प्लस T साइन ऑफ थीटा जो है वो हमारे पास W के बराबर आ जाएगा, यानी कि मैंने उसको राइट हैंड साइड पे लेती हूँ W को, तो मेरे पास यहाँ क्या बन गया स्टूडेंट्स 2T साइन ऑफ थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू W, और जब मैं T की वैल्यू इसमें से कैलकुलेट करती हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आता है T इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय 2 साइन ऑफ थीटा, ठीक है। और W की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास कितनी थी 100 न्यूटन, और 2 और साइन ऑफ जो थीटा है स्टूडेंट्स वो हमें गिवन है 40 डिग्री है, ठीक है। जब साइन ऑफ 40 को मैं रिजॉल्व करती हूँ कैलकुलेटर की मदद से तो मेरे पास जो आंसर आता है स्टूडेंट्स वो क्या आ रहा है
और उसको मल्टीप्लाई अगर मैं कर लूँ 2 के साथ तो मेरे पास आंसर आ रहा है, मैं कैलकुलेटर से करके 1.28855, ठीक है। और जब मैंने इसको 100 डिवाइडेड बाय 1.2855 किया तो मेरे पास आंसर आया 77.8 न्यूटन, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, टेंशन। जो कि स्टूडेंट्स हमने इस तरह से जो है वो टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है वो फाइंड आउट कर लिया, यानी कि ये जो T1 और T2 की वैल्यू जो कि हमारे पास T के बराबर थी। स्टूडेंट्स फोर्थ प्रॉब्लम हम सॉल्व करने लगे हैं कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। हमारे पास स्टेटमेंट है अ ट्यूब लाइट 1.5 मीटर लॉन्ग इज सस्पेंडेड बाय मींस ऑफ 2 परपेंडिकुलर वायर्स व्हिच हैंग फ्रॉम द सीलिंग। If the weight of the tube light is 10 न्यूटन, find the tension in the two strings। अब जैसे कि फिगर में दिखाया जा रहा है कि हमारे पास एक ट्यूबलाइट है जिसको हमने सीलिंग के साथ हैंग किया है, ठीक है, यानी कि जो आपकी जो लोअर सरफेस ऑफ द आपकी जो छत होती है जैसे हम कहते हैं, ठीक है, उसको हम सीलिंग बोलते हैं। तो हम उसके साथ हमने जो है 2 वायर्स के जरिए जो है वो क्या किया है कि हमने ट्यूबलाइट को हैंग कर दिया। अब यहाँ से जब उसके अंदर हमने हैंग किया स्टूडेंट्स, और जो ट्यूबलाइट का वेट है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और उसका वेट जो है वो गिवन है हमें जो कि 10 न्यूटन है, ठीक है, उसकी वजह से वेट की वजह से जो हमारे पास टेंशन आ रही है यानी कि खिंचाव जो प्रोड्यूस हो रहा है स्प्रिंग के अंदर, उसको मैंने T1 और T2 से डिनोट कर दिया और ये वाली वैल्यूज जो है ये आपने फाइंड आउट करनी है। अब इसका हम डाटा बनाते हैं स्टूडेंट्स के, हमारे पास जो इस स्टेटमेंट से हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है कि हमारे पास वेट ऑफ द वायर जो है सॉरी ट्यूबलाइट जो है वो हमारे पास कितना है 10 न्यूटन, ठीक है। और उसके बाद हमें जो एक और चीज़ पता चल रही है कि इसकी जो लेंथ है यानी कि इस ट्यूबलाइट की जो लेंथ है यानी कि जिसे मैं अगर L से डिनोट कर दूं तो मेरे पास कितनी है 1.5 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर की इसकी लेंथ है। और अगर मैं इसके सेंटर से इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहूँ यानी कि यहाँ से सेंटर पॉइंट तक का डिस्टेंस और इसी तरह 2 एंड्स से मतलब कि 2 एंड्स जिसे मैंने A और B से डिनोट किया है, A से हमारे पास सेंटर पॉइंट O पॉइंट तक का डिस्टेंस जो होगा वो हमारे पास कितना होगा, और इसी तरह O पॉइंट से लेके B पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह से, अगर मैं 1.5 को डिवाइड कर दूं 2 से तो हमारे पास कितना आंसर आता है। अगर मैं इस चीज़ को R से डिनोट कर देती हूँ तो R मेरे पास स्टूडेंट्स आ जाता है, अगर हम कैलकुलेटर की मदद से इसको करें तो हमारे पास कितना है 0.75, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास स्टूडेंट्स ये इतना आ गया। आप स्टूडेंट्स अगर हम देखें कि हम लोगों ने जो है क्योंकि टेंशन फाइंड आउट करनी है T1 और T2, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ये जो हमारे पास अननोन क्वांटिटीज हैं ये हमारे पास क्या है T1 और T2 जो है ये हमने फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि हमने जो इसके सोल्यूशन में हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ आती है कि हमने कंडीशंस पढ़ी हुई इक्विलिब्रियम की, और इक्विलिब्रियम की कंडीशंस अगर हम इसके ऊपर अप्लाई करें यानी कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अगर हम देखें तो हम ये जानते हैं कि हमारे पास जो सम ऑफ ऑल द फोर्सेज जो होती हैं किसी भी एक्सिस में वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, वो जीरो के बराबर होनी चाहिए, यानी कि उनका जो है वो कंजर्वेशन होल्ड करे। यानी कि अगर मैं लिखूं इस केस में तो हमारे पास समेशन f ऑफ x जो है वो 0 के बराबर होगा, और इसी तरह समेशन f ऑफ y भी हमारे पास 0 के बराबर आना चाहिए, ठीक। अब अगर हम देखते हैं कि हमारे पास x डायरेक्शन में कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही, क्योंकि इस पूरे सिस्टम में जो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं वो हमारे पास एक तो टेंशन है और दूसरी वेट है, ये हमारे पास फोर्सेज हैं जो कि हम न्यूटन में मेजर कर रहे होते हैं। तो अगर हम देखें तो समेशन f ऑफ y जो है हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, यानी कि 0 होगा। लेकिन अगर समेशन f ऑफ x करते हैं यानी कि इसके अंदर वैल्यूज इनपुट करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास T1 प्लस T2 जो है वो हमारे पास किसके बराबर आ जाता है, T1 प्लस T2, और प्लस मैं करती हूँ W क्योंकि हमारे पास नेगेटिव y एक्सिस की डायरेक्शन में तो उसके साथ मैं माइनस साइन लगाऊंगी, ठीक है। और ये सारी फोर्सेस का जो सम है वो हमारे पास 0 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि हम ये जानते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास पॉजिटिव y एक्सिस ये हैं और नेगेटिव y एक्सिस की अगर हम बात करें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर बॉडी मूव करेगी तो वो नेगेटिव y एक्सिस आएगी, यानी कि यहाँ वेट जो है वो नेगेटिव y एक्सिस की डायरेक्शन में, जिसकी वजह से मैंने उसके साथ नेगेटिव साइन इनपुट किया। अब यहाँ इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूँ तो मेरे पास T1 प्लस T2 जो है वो मेरे पास किसके बराबर आ जाता है, W के बराबर आ जाता है। अगर मैं W को राइट हैंड साइड पे ले जाती हूँ तो मेरे पास उसके जो नेगेटिव साइन है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ हमने इक्वेशन 1 तक सॉल्व कर लिया स्टूडेंट्स। अब अगर हम देखें कि यहाँ इस इक्वेशन में हमारे पास 2 अननोन है और एक वैल्यू नोन है, क्योंकि हमें W की वैल्यू मालूम है जो कि हमारे पास 10 न्यूटन है, तो हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, हमें कोई और इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब उसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमें क्या बताती है कि हमारे पास जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है
किसी भी फोर्स की वजह से, यानी कि क्लॉकवाइज जो मोशन होती है या फिर टर्निंग इफेक्ट होता है फोर्स की वजह से, वो हमारे पास बराबर होता है एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट के, यानी कि क्लॉकवाइज टॉर्क विल ऑलवेज बी इक्वल टू द एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अच्छा, अब इस चीज को हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं अपने केस में, तो हम दोबारा फिगर की तरफ वापस आते हैं कि अगर स्टूडेंट्स मैं यहाँ आपको जिस तरह से मैं फॉर एग्जांपल मैं पॉइंट बी को अगर मैं फिक्स कर लेती हूँ, ठीक है, यानी कि ये मूवेबल नहीं है, ये यहाँ पे फिक्स हो गए, तो अगर उसकी वजह से अगर हम देखते हैं कि हमारे पास अगर ये जो फोर्स है यानी कि जो कि टेंशन है यानी कि T1 है, इसकी वजह से जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है अबाउट द फिक्स पॉइंट बी, तो वो किस तरह होगा कि वो इस डायरेक्शन में होगा हमारे पास, ठीक है। और ये जो हमारे पास डायरेक्शन बनती है यानी कि इस डायरेक्शन में अगर बॉडी या फिर हमारे पास ट्यूबलाइट जो है वो मूव करेगी, तो ये हमारे पास कौन सी डायरेक्शन होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, ठीक है। और उसमें फोर्स हमारे पास क्या है, T1, और उसने मतलब कि उसकी जो हमारे पास मोमेंट आर्म है इस केस में, वो हमारे पास क्या होगा, फोर्स के मतलब कि एक एंड से लेके दूसरे एंड तक का जो डिस्टेंस होता है यानी कि सेंटर पॉइंट से लेके जो पॉइंट फिक्स है वहां से उस पॉइंट तक का जहां आपने फोर्स अप्लाई की है वहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास मोमेंट आर्म कहलाएगा, और वो हमारे पास इस केस में कितना है, 1.5 मीटर्स का है, जैसे कि हमने यहाँ लेंथ लिखी है, लेंथ ऑफ द ट्यूबलाइट, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो क्लॉकवाइज हमारे पास जो टॉर्क होगा, यानी कि यहाँ मैं लिख दे देती हूँ कि हमारे पास जो क्लॉकवाइज टॉर्क आ रहा है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक है। क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो हमारे पास किसके बराबर आ रहा है, T1 टॉर्क इज इक्वल टू T1 इंटू 1.5 मीटर्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ जो है T1 इंटू 1.5 मीटर्स जो मैंने किया है, ये हमारे पास 1.5 जो है इसका मोमेंट आर्म है और T1 जो है हमारे पास फोर्स है। अब हम एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क निकालते हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो किस तरह से होगा इस केस में, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, दोबारा से हम फिगर की तरफ वापस आएंगे और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को देखेंगे कि हमारे पास वो क्या हो सकता है। अब अगर हम अगेन जो है बी पॉइंट हमारे पास फिक्स है, और अगर हम देखते हैं कि अगर मेरे पास जो है वो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि इस डायरेक्शन में अगर बॉडी ने मूव करना है, तो वो किसकी वजह से मूव करेगी, वेट की वजह से मूव करेगी, यानी कि उसमें जो फोर्स अप्लाई होगी वो वेट होगी, और वेट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्यूबलाइट को मूव कराएगा, और उसकी जो वैल्यू है हमारे पास 10 न्यूटन है, और उसका जो डिस्टेंस है यानी कि सेंटर यानी कि फोर्स की अप्लाई जहां से हम फोर्स को अप्लाई करें वहां से ओ पॉइंट तक का यानी कि जहां पे जो हमने पॉइंट फिक्स किया हुआ है, सॉरी बी पॉइंट जो है, ठीक है, वहां तक का जो डिस्टेंस है यानी कि ओ बी जो है वो हमारे पास मोमेंट आर्म होगा, और वो इस केस में हमारे पास किसके बराबर है, 0.75 मीटर्स के बराबर है, ठीक। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज जो टॉर्क है वो हमारे पास के बराबर है W इंटू 0.75, W इंटू 0.75। तो ये हमारे पास जो है ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क भी आ गया स्टूडेंट्स। अब हम अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन इक्विलिब्रियम ये लिख सकते हैं कि क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो ऑलवेज इक्वल होगा हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क से, जिसकी वजह से मैं ये इक्वेशन लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स के हमारे पास जो T1 है इंटू 1.5 जो है वो हमारे पास बराबर होगा W इंटू 0.75, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि T1 इंटू 1.5 और W की वैल्यू इनपुट करेंगे, जो कि हमारे पास इस केस में कितनी सी स्टूडेंट 10 न्यूटन थी, 10 इंटू 0.75 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा कि T1 की वैल्यू हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास क्या आएगा 10 इंटू 0.75 डिवाइडेड बाय 1.5, और जब आप इसे कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास आंसर आएगा 5 न्यूटन, ठीक है, यानी कि T1 की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। अब ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है, यानी कि इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स कि हमारे पास T1 जो है वो 5 न्यूटन के बराबर आ गया। अगर आप ये वाली वैल्यू जो है ये इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो आपके पास T2 की वैल्यू निकाल दी जा सकती है बहुत आसानी से, यानी कि अगर आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए यानी कि 5 T1 की जगह आपने 5 को पुट किया, यानी कि मैं ये वाली इक्वेशन जो है वो अब यूज करने जा रही हूँ, और हमारे पास क्या आंसर आता है इसका स्टूडेंट्स के हमारे पास यहाँ पे इसका कलर चेंज कर देती हूँ, ये हमने इनपुट किया इसमें, यहाँ हमारे पास T1 की जगह 5 आ गया, 5 प्लस T2 इज इक्वल टू W की जगह आपने 10 पुट कर दिया। T2 की स्टूडेंट्स जो हम इसमें से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इस इक्वेशन से, तो हमारे पास कितनी आएगी स्टूडेंट्स 10 माइनस 5 को मैं जो है वो राइट साइड पे लेगी हूँ, और T2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 न्यूटन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने
जो है वो T1 और T2 की जो है वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, और T1 की वैल्यू भी हमारे पास जो है वो 5 न्यूटन आई है और T2 की वैल्यू भी हमारे पास 5 न्यूटन आई है, जिससे हमें ये मालूम हो जाता है कि हमने जो है वो टेंशन जो है वो फाइंड आउट कर लिया इन स्ट्रिंग्स के अंदर, जो कि हमारे पास जो खिंचाव इन मतलब कि आपके पास जो प्रोड्यूस हो रहा था इन स्ट्रिंग्स में, वो आपने कैलकुलेट कर लिया है, जो कि जब हम हैंग करेंगे एक ट्यूबलाइट को जिसका वजन जो था वो हमारे पास 10 न्यूटन का था।